नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजारों में क्या हुआ, क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। दिन के निचले स्तर के आसपास ही भारतीय बाजार बंद हुए हैं। फटाफट तमाम आज बाजार के इंट्राडे चार्ट देखे तो आपको समझ में आया कि आज का दिन बेहद खराब था। कल बाजार बंद है, उससे पहले आज कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। निफ्टी देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ है। आज निफ्टी का जो निचला स्तर था 19,257 के आसपास का था, और निफ्टी जो इंट्राडे चार्ट दिखाइए, निफ्टी जो 19,257 के आसपास ही बंद हुआ है। 19,281 के आसपास निफ्टी बंद हुआ आज के ट्रेड में। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ भी काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिली है, वो भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ। 43,029 का आज का इसने लो बनाया है, और वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन आज इंट्राडे में जो हाई था 43,831 था, लेकिन वहाँ से देखिए लगातार कमज़ोर हुआ और कई अहम लेवल को तोड़ता हुआ नीचे तक आया। अच्छी बात कह सकते हैं तमाम नेगेटिव चीज़ों में जो मैं हमेशा पॉजिटिव देखने की कोशिश करता हूं, किसने 43,000 के स्तर को होल्ड किया है बैंक निफ्टी में। अब शेयरों को देखिए, हर सेक्टर इंडेक्स में आज के ट्रेड में दबाव देखने तो कोई ऐसा सेक्टर इंडेक्स नहीं था जिसने बाजार को सपोर्ट किया हो, चाहे वो IT हो, मेटल हो, तमाम इंडेक्स में दबाव देखना था। मेटल इंडेक्स देखिए करीब 3% से ज़्यादा कमजोर हुआ। सरकारी बैंकों के शेयरों में देखिए, जिसमें हमने एक बड़ी रैली देखी थी, वहाँ करीब 4% का दबाव देखने को मिला। रियल्टी इंडेक्स एक अच्छी मजबूती के बाद दरकते हुए देखिए कमजोर हुए, करीब वहाँ 2.5% की गिरावट देखने को मिली। ऑयल एंड गैस इंडेक्स देखिए, वहाँ करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। अब मैं कुछ शेयर्स बताता हूँ जिसके वजह से हमने देखा कि बाजार पे काफ़ी तेज दबाव देखने को मिला, कमज़ोर होते हुए। देखिए L&T माइंट्री देखिए, हिंडाल्को देखिए, मेटल में देखिए हिंडाल्को, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स कमज़ोर होते हुए देखिए। टाटा स्टील में हमने गिरावट देखी। IT में TCS की मैंने बात की, विप्रो की बात की, वहाँ देखिए गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा टाटा मोटर्स देखिए, वहाँ दबाव देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक चौतरफा बिकवाली थी। चिंता सबसे बड़ी बात यह थी कि आप छोटे मजलो शेयर देखिए, अगर निफ्टी मिड कैप 100 के इंडेक्स की बात की जाए तो 100 शेयरों के इस इंडेक्स में 95 ऐसे शेयर थे जहां गिरावट देखने को मिल रही थी। 5 शेयर थे जहां खरीदारी देखने को मिली थी। बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखिए, आज के डेट में सरकारी कंपनी 10% कमजोर होता हुआ दिखा। लॉरेंस लैब देखिए, चूंकि खबर थी इसलिए वहाँ दबाव था, लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखिए जो बहुत चल चुके हैं, वहाँ दबाव कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है। फैक्ट देखिए, वहाँ काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी देखी थी। इसके अलावा पेटीएम देखिए, वहाँ काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। BHEL देखिए, एक ऐसा शेयर जिसने एक अच्छी रैली दिखाई, वहाँ करीब 6-7% की गिरावट देखने को मिली है। तो आज न केवल दिग्गज शेयरों में गिरावट थी, बल्कि कह सकते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी दबाव था। हालांकि कुछ कंपनियों जिसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, वहाँ तेजी देखने को मिली है। कुछ शेयर हैं जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितना संभालेंगे बाजार को अभी इस लेवल पे थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन चलते हैं फटाफट अपने दोनों जानकारियों के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से बाजार की दिशा और दशा क्या हो सकती है। विनीत वोलेंजकर और किरण जानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया ईटीएन और स्वदेश को समय देने के लिए। नमस्कार। बाजार तो आज किरण बहुत ही कह सकते हैं कि मूड खराब करने वाला था। सोमवार का सत्र कह सकते हैं ब्लैक मंडे के तौर पे इसको कह सकते हैं। आज के ट्रेड में कोई लेवल आप जहां पर आपको लगता है कि नजर बना के रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल आपने जैसे बताया कि आज ब्लैक मंडे जैसा दिन डेफिनेटली हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक गिरावट लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जिस तरह से लास्ट वीक में लास्ट 2 दिन जो थे उसमें कहीं ना कहीं मार्केट को एक होप दी थी कि रिसेंटली जो बॉटम हुआ है कहीं ना कहीं मार्केट वहां से घूम सकता है। अब यहाँ पे देखोगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो भी थे वो ब्रेक हो चुके हैं। निफ्टी के अंदर 200 डेज मूविंग एवरेज द लास्ट सपोर्ट जो 18,600 है वो काफी नीचे है, तो वहां तक की तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन 19,200 जो प्रीवियसली जब हमने देखा था कि ड्यूरिंग इन मंथ्स ऑफ अगस्त मार्केट ने बॉटम बनाया था, अब वापस उसी लेवल को लोग ध्यान में रखेंगे। तो 19,200 के आसपास हमें मेजॉरिटी देखना रहेगा कि मार्केट वहां से रिबाउंड होता है कि नहीं होता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में आज का जो क्लोजिंग है वो बहुत ही क्रूशियल क्लोजिंग था। उसने तो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बंद दिया है। अब कल के सत्र में फॉलो अप सेलिंग तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कल हमारा मार्केट बंद है, तो इंटरनेशनल मार्केट देखने रहेंगे कि जैसे आज के शाम वहां पे फॉलो अप सेलिंग रहता है कि नहीं रहता है, कल क्या वहां पे होता है। तो काफी सारी चीजों के ऊपर हमें नजरें जमा के रखनी पड़ेगी। एज ऑफ नाउ बॉटम फिशिंग करने के लिए मेरे हिसाब से 1-2 दिन वेट कीजिए। ये गिरावट के अंदर जो क्वालिटी स्टॉक्स है आप उसको लीजिए, नहीं कि आप जैसे फोमो जैसा था कि मार्केट में कोई भी गिरावट आती थी लोग काफी एक्साइटेड थे बाई करने के लिए, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। 19,200 निफ्टी के अंदर ध्यान दीजिए, अगर वो टूटता है तो ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। सिमिलर बैंक निफ्टी में 43,200 से 43,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो भी ब्रेक कर दिया तो ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो एज ऑफ नाउ नया लॉन्ग तो नहीं करेंगे, लेकिन जो है उसमें हम 19,200 का निफ्टी के अंदर लॉन्ग स्टॉप लॉस रखिए और बैंक निफ्टी में 43,000 का। तो ये रहा आते हुए सीधे तौर पे, अगर आपके पास नई खरीदारी है, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन रखा है तो 19,200 का निफ्टी पे आपको इसको बतौर स्टॉप लॉस के तौर पे मान के चलना होगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए इस बाजार में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है। विनीत सर, आपके साथ समझना चाहेंगे कि आप बहुत चिंता की बात तो नहीं है ना?
देखिए, थोड़ा सा लंबा सा एक एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको मैं, कि अगर आप देखोगे, हमने ना दो गल्फ वॉर की थी, उसके बाद में हमने यूक्रेन वॉर देखी है। वहां पे हमेशा एक या दो ही प्रतिबंधी थे। इस बार क्या हो रहा है कि ये जो हमास और इसराइल का वॉर है, उसमें काफी सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो सकता है। और अगर आप इसमें इसराइल की मंशा देखेंगे, तो इनको एक ही बार के लिए ये निपटाना है, क्योंकि उनके ऊपर ये 4 वॉर कर चुके हैं 1948 से, और उनको हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि उनके एक्सटिंक्शन का। तो ये अभी रुकने वाले नहीं है। कितने यूएस भी इनको बोले, हालांकि अभी फिलहाल में यूएस बैक ऑफ द चैनल काफी एक्टिविटीज चालू है, पर हमें लगता है कि गुंजाइश बहुत स्लिम है। और अगर ये थोड़ा सा फ्लेयर अप हो जाता है, तो ये काफी ज्यादा लंबा चल सकता है ये वॉर। और इसके कारण हमें लगता है कि प्लेयर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट्स और बोथ इंडिया में काफी मेजर्ड मूव्स आ रही थी फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अभी आप देखोगे कि इंट्राडे रेंज बढ़ रही है, और वॉल्यूम के साथ मार्केट घट रहा है। तो हमें लगता है कि ये मार्केट, ये जो 19,200 250 का लेवल है, वहां पे न रुक के ये अपने 200 डीएमए के आसपास ही जाके रुकेगा। तो हमें लगता है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, अपने जो पोर्टफोलियो को शफल करें, जो स्टॉक्स ओवर लीवरेज है या जिनकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स खराब है, उनको आप बेच दे, और अपना पोर्टफोलियो ऑयल स्टॉक्स, एनर्जी पोर्टफोलियो, रिन्यूएबल्स में के शिफ्ट करें। जैसे मार्केट नीचे आता है, उसमें सिलेक्टिव बाइंग करें। और देखने को मिल सकती है। और फिलहाल के लिए नई खरीदारी करने से अभी बच्चे, जहां आपको मुनाफा मिल रहा है तो एक बार के लिए मुनाफा बुक कर ले। कुछ सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं, ताकि कई सारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं, उनकी समस्या दूर हो सके कि इस गिरते हुए बाजार में उनको अब क्या करना है। पहला जो सवाल है भीमसेन गुप्ता जी का है, जियो फाइनेंशियल पर उन्होंने सवाल भेजा है। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 225 रुपये के भाव पे। विनीत सर, क्या राय होगी जियो फाइनेंशियल? ये अच्छा शेयर है उनका, और इनको होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन ये आपको लंबे अरसे के लिए होल्ड। शेयर जिसको कि आप होल्ड करके चल सकते हैं, नज़रिया थोड़ा आपको लंबा रखना होगा। जो अगला सवाल है प्रभाकर जी का मुंबई से है। इनके पास स्टर्लिंग एंड विल्सन के जो है शेयर्स हैं, इन्होंने 1,000 शेयर लिए हैं 393 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी इस पे आपकी विनीत सर? देखिए, इनको है ना काफी एक ऑर्डर मिलने वाली थी अफ्रीका में। अगर वो नहीं आती है, तो ये भाव यहाँ से टूट सकता है, पर तो हमें लगता है कि इनको है ना यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। 250 रुपए के नीचे जाए तो एक बार के लिए बेच के फिर देखें। पास है तो आप एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। हालांकि अभी आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो इस बाज़ार में कई बार मुनाफा जो है देखने के बजाय उसको घर लेके आना भी बेहद जरूरी होता है। जो अगला सवाल है आशीष जी का दिल्ली से, आईजीएल के इनके पास 25 शेयर है 468 रुपये के भाव पे। किरण, क्या राय होगी आईजीएल को लेके? हमने देखा जिस तरीके से कुछ खबरें आई, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए, जो खबरें आई उसका असर देखने को मिला, काफ़ी शेयर पर तेज गिरावट देखने को मिली है। आईजीएल को लेकर आपका नजरिया? तो ओवरऑल गैस काउंटर के अंदर रिसेंटली आपने जैसे बताया कि न्यूज़ के चलते हुए एक सेल ऑफ चल रहा है। आईजीएल का अगर चार्ट हम देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हमें कहीं न कहीं 425 से मिला था। अब ये सेल ऑफ जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 410 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम नीचे में 370 360 तक के लेवल देख सकते हैं। तो कोई भी ऊपर राइज मिले, आप एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए, और नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 388 का मेंटेन कीजिए। अगर ऊपर में कोई राइज नहीं मिलता है लेकिन 388 ब्रेक करता है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगला सवाल है राजेंद्र जी का, उत्तर प्रदेश से। आईटीआई को लेकर सवाल है। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 160 रुपये का है। हमने इस शेयर में जो है पिछले कह सकते हैं 1 महीने में विनीत सर, एक ड्रीम रन जो होता है ना, वो देखने को मिला। कई सारी पॉजिटिव खबरें, उसका असर देखने को मिला। इनको करीब 10,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है। क्या आप इस शेयर को इनको होल्ड करने की सलाह देंगे, या इनको एक बार के लिए मुनाफा वसूल लेना चाहिए? देखिए, जैसे हमने मॉर्निंग पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग ऑफ द शो में, कि हमें मार्केट में वॉर की अनसर्टेनिटी के कारण थोड़ी मंदी लगती है।
तो इनको यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहिए और ये नीचे के लेवल में 200 के आसपास दे सकते हैं लेने। तो ये रहा। तो अगला जो सवाल है रंजीत जी का पुणे से है, पॉलीकैब के 50 शेयर के पोर्टफोलियो में 1390 रुपए के भाव पे। किरण, क्या राय होगी पॉलीकैब को लेके? सो ओवरऑल पॉलीकैब का अगर हम चार्ट देखें तो एक ड्रीम रन यहाँ पे हम देख चुके हैं। काफी मल्टीपल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 3000 से लेके ऊपर में आप देखोगे तो 400 तक की एक रैली आई थी। अब वहां से स्टॉक में ब्रेकडाउन होकर 20 दिन या 50 दिन की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इनके पास अगर ये पोजीशन है तो मेरे हिसाब से होल्ड रहना चाहिए। रीजन बिंग 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक आज की गिरावट में भी। तो कहीं ना कहीं 5050 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना है। अभी स्टॉक 5150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब 5050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तेरा, देन देयर आर चांसेस कि आप ऊपर में वापस 53-5400 तक की एक रैली देख सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लग रहा है। 5050 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो। जी, आप 5050 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। हालांकि हमने देखा है कि आप जिस भाव पे लिए वहाँ से एक अच्छी रैली शेयर ने दिखाई है। चाहे तो मुनाफा वसूली कर ले, नहीं तो अपने कह सकते हैं कि मुनाफे को बचाने के लिए 5050 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो अगला सवाल है सतीश जी का मध्य प्रदेश से है, IRFC के 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 83 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी विनीत सर IRFC को लेके? इनको इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये स्टॉक काफी लो लेवल से चला हुआ है, ऑलमोस्ट 3x हो गया था। इसकी वैल्यूएशन काफी रिच है और इनको प्रॉफिट लेना चाहिए ये लेवल्स। जिस भाव पे उन्होंने लिया है 83 रुपये पे, अब ये 72 पे ट्रेड कर रहा है तो करीब इनको 11 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्या ये नुकसान बुक करके निकल जाए? ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा पर उनको नुकसान हो रहा है, या होल्ड करने की आप राय देंगे? मुनाफा नहीं हो रहा है। हम रेकमेंड करेंगे कि इसमें लॉस बुक करके निकल जाए। तो ये सतीश जी कि इसमें आप नुकसान बुक करके निकल जाइए, क्योंकि यहाँ और दबाव देखने को मिल सकता है। बाजार में नीचे और भी मौके मिलेंगे और लगातार 18 और सदस्य अलग अलग तरीके से आपको बताता रहता है अलग सेगमेंट में, जिसमें कि आप निवेश करके चल सकते हैं। RK राठौर जी का सवाल है गाजियाबाद से, IEX के 500 शेयर के पोर्टफोलियो में 142 रुपये के भाव पे। IEX को लेकर क्या रहा है किरण आपकी? IEX की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था। टेक्निकली बुलिश पैटर्न थी, ऊपर में 145 तक की एक रैली थी। कहीं पे वहां पे ही हमने देखा कि 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी था। तो उस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए स्टॉक वापस अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम यानी कि फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। सेटअप काफी वीक है, मेरे हिसाब से इनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर वापस इनको री एंट्री करनी है तो 130 का प्राइस आप वेट कीजिए। जब तक ये 130 के ऊपर नहीं जाता है तब तक चांसेस है कि आप नीचे के लेवल देख सकते हो। मेरे हिसाब से एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये रहा तो IEX पे, जिसमें कि हमने देखा कि इसमें भी आज कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। 4% कमजोरी के साथ ये बंद हुआ है। राठौर जी आपके लिए तो हमने फटाफट अंदाज में तमाम शेयरों के जवाब जो है आपने जो भेजे थे उस पर हमने जानकारों से जानने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश, आपको बताने की कोशिश की कि आपको इन शेयरों में क्या करना चाहिए। किरण, इतना स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया, और विनीत आपका भी शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की थोड़ी कह सकते हैं कि मदद करने के लिए इस बाज़ार में जो हमने देखा काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। तो कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। कल भारतीय बाज़ार बंद है, लेकिन जब बुधवार को खुलेंगे तो देखना होगा भारतीय बाज़ार कैसे कारोबार करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि मेरे साथ हमेशा की तरह मेरी सहयोगी कविता जुड़ चुकी हैं। कविता, मैंने एक प्रोमो देखा लगातार जो चल रहा है, एक बार प्रोमो दिखाइए डॉक्टर साहब प्रशांत, वो प्रोमो दिखाइए आप। काफ़ी शानदार प्रोमो है और उसमें आप लगातार ये बता रही हैं कि ज्ञान के संगम और वो जो है की चर्चा कर रही है। वो कविता का प्रोमो दिखाइए जिसमें वो बता रही हैं, और निकुंज का प्रोमो दिखाइए जिसमें वो बता रहे हैं। ये है क्या? ये है म्यूचुअल फंड को लेके सबसे बड़ा आयोजन। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगी कि टीवी पर आपने इससे बड़ा म्यूचुअल फंड को लेकर ज्ञान का मेला कहीं नहीं देखा होगा। आपके बहुत सारे सवाल दुनिया में मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर। अच्छा, जब मनीष 18 स्वदेश उन्होंने ज्वाइन किया था तो म्यूचुअल फंड को लेकर इनके बहुत सारे सवाल होते थे, अभी भी उनके होते हैं, लेकिन जो ऊपरी लेवल है वो सवालों का खत्म हो चुका है। कब लेना चाहिए, कितना टैक्स लगता है, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, इनको घर लेना है तो कितने सालों के बाद, अगर मैं इतना अभी जोड़ूंगा तो कितना घर ले पाऊंगा। वैसे मैं ऐड कर दूं, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है। हाँ। ये सवाल हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, बिजनौर,
बिल्कुल। कह सकते हैं छोटे छोटे शहर, बिल्कुल, फतेहाबाद, बिल्कुल। आगरा, इस छोटे छोटे शहर के जो लोग हैं ना वो सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में आप कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड और SIP की स्टोरी जो है ना कहा जा रहा है सबसे बड़ी स्टोरी है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी से लेके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक सब इसकी चर्चा कर रहे सब इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये हमने देखा भी है कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद से जो एक जागरूकता निवेश को लेकर आई है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सबसे बड़ा मंच जो है 18 स्वदेश पर तैयार किया है, जहां पर दिग्गज फंड हाउसेस से लेकर उनके CEO से लेकर उनके फंड मैनेजर से लेकर आप तक, जी हां, आप भी इस पेशकश में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप लाइव इन लोगों से बात कर पाएंगे और अपनी निवेश से जुड़ी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं, भले ही आप 100 रुपए की SIP कर रहे हो, भले ही आप 500 रुपए की SIP कर रहे हो, भले ही आपके ऊपर एक लोन है, उसके बावजूद भी आप SIP कर रहे हैं, ये तमाम तरह के EMI इक्वल टू SIP। हाँ, ये निवेश को लेकर कमाई की EMI है जो हम कहते हैं SIP के रूप में आपको करनी चाहिए। लेकिन ये जितने भी सवाल हैं, इन सब सवालों के जवाब हम 28 अक्टूबर को लाइव देंगे, ठीक है। टीवी सेट से जुड़े रहना है आपको, हमारे YouTube चैनल पर देखते रहना है। 10 बजे से लेकर लगातार मनीष हमारी ये प्रोग्रामिंग है, हर घंटे एक नया मुद्दा होगा, हर घंटे एक नई तरह की कमाई की रणनीति होगी। क्वेश्चन मार्क के साथ पैसा पेड़ पे उगता है, पैसा पेड़ पे कैसे उगता है वो बताएंगे। निश्चित रूप से ये सब कुछ होगा खास, लेकिन मुझे ये दीजिए इजाजत, नमस्कार।